हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। मैं अर्चना सिंह अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। और जैसा कि हमने क्लास 6 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी चैप्टर 7 तक अपलोड कर चुके हैं, तो आज हम उसके आगे वाले चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस चैप्टर के आगे में, देखते हैं हमारा चैप्टर नेक्स्ट क्या है और चैप्टर के बारे में बात करते हैं। इससे पहले की वीडियो आपने देखा हो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने प्रीवियस चैप्टर का वीडियो जो मैंने डाला है वो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम बस इम्पोर्टेंट नोट्स को ही इंक्लूड करते हैं और आने वाले टाइम में जितने भी चैप्टर हो चुके हैं, 2 चैप्टर और बाकी हैं, 2-4 चैप्टर, वो इंक्लूड करने के बाद हम इन सारे चैप्टर का एमसीक्यू का एक वीडियो डालेंगे जिसमें पता चलेगा कि आपने इन चैप्टर को पढ़ के कितना सीखा है। इससे आप लोगों का एमसीक्यू भी हो जाएगा और इस चैप्टर का जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप सारे टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो रही होंगे और अच्छी तरीके से क्लियर भी हो जा रही होंगी चैप्टर वाइज। तो आइए देखते हैं इस नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा है हिस्ट्री का चैप्टर नेक्स्ट। आइए देखें। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, जिसका पहला ही टॉपिक है लोहे के औजार और खेती। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लोहे के औजार और खेती की अगर बात करें तो लोहे का इस्तेमाल, इस महाद्वीप में लोहे का इस्तेमाल करीब 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार भारी संख्या में मिले हैं। महापाषाण के जो कब्रें हैं, जो हमने पिछले के चैप्टर में भी देखा था कि कब्रों में कैसे लोहे के औजार और साथ में हथियार भी मिलते थे, तो वो महापाषाण कब्रों में था, जिससे ये था कि यहाँ पर लोहे का भारी संख्या में यूज़ होने लगा था, लोहे का महत्व बढ़ गया था। इसके साथ लोहे का जो यूज़ था वो कृषि में कैसे होता था, इस चैप्टर में हम वही देखेंगे। तो लोहे के औजार से खेती, अगर लोहे के औजार से कृषि की बात कर रहे हैं तो करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। कब मिलता है? तो 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी, खेतों को जुताई करने के लिए हलों का फाल आदि शामिल था। तो अब देख रहे हैं कि कैसे दिन प्रतिदिन लोहे का जो औजार था, मतलब लोहे का जो उपयोग था वो बढ़ता जा रहा था। अब कुल्हाड़ी के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा था, साथ में हलों के फाल के रूप में भी इसका यूज किया जा रहा था। किस लिए? खेती के लिए। इसके साथ अगर कृषि उत्पादन में को बढ़ाने के लिए कुछ कदम जो उठाए गए थे उसके बारे में देखते हैं। तो कृषि उत्पादन के बढ़ने के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन कीजिए। ये हमारा पॉइंट है बुक में। तो आइए देखते हैं कि कृषि के उत्पादन में क्या क्या पहल की गई थी। तो 2500 वर्ष पहले महाजनपद कृषि उत्पादनों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम क्या था? तो खेती से पर्याप्त पैदावार प्राप्त करने के लिए सिंचाई के साधनों पर ध्यान दिया गया। यहाँ सबसे पहले यही किया गया कि अगर खेती से हम पैदावार बढ़ाना चाहते हैं कि ज़्यादा पैदावार हो, तो सिंचाई का जो साधन था उस पर बल दिया गया। साथ में क्या था कि समृद्ध गांव को बिना राजाओं तथा उसके राज्यों को बने रहना मुश्किल था। कोई भी गांव है तो बिना राजा तथा उनके राज्यों का वो गांव कैसा? तो जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार, रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोग था। अगर हमारे पास औजार है, रोपाई का साधन है, लेकिन सिंचाई का साधन नहीं है, तो कृषि कैसे होगी? तो इसके लिए क्या क्या की गई? तो इन सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई, कुएं बनाए गए, तालाब बनाए गए तथा कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए। हमने ये भी पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, या आने वाले जो आपके चैप्टर हैं क्लास 7 में भी देखेंगे, 8 में भी देखेंगे कि कैसे जो हमारे शासक थे उन्होंने कृत्रिम जलाशय बनवाए। कुछ महत्वपूर्ण जलाशयों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे कृत्रिम जलाशय बनाए गए, जिससे क्या हुआ कि कृषि के सिंचाई में बढ़ोतरी आई और कृषि से उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गांव में कौन रहते थे। तो इस महाद्वीप के दक्षिण और उत्तरी इलाकों में अधिकांश गांव 3 तरह के लोग रहा करते थे। इन गांव में कैसे लोग रहते थे? तो 3 तरह के लोग रहा करते थे। वो 3 तरह के लोग कौन कौन थे? तो अगर तमिल क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी, जिनके पास
बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी उनको बेल्लाल कहते थे। साधारण हलवाहों को उनवार कहते थे और भूमिहीन मजदूर या जो दास होते थे उन्हें कैडिशियार या आदिमई कहते थे। तो ये पूछ सकता है कि जो बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें क्या कहते थे, साधारण हलवाहों को क्या कहा जाता था, या भूमिहीन मजदूर किस नाम से जाने जाते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है और इन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नए एमसीक्यू वीडियो में जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बेल्लाल, साधारण हलवाहों को उनवार और जो भूमिहीन मजदूर होते थे तो भूमिहीन मजदूरों के कैडिशियार या आदिमय कहते थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद रखना चाहिए। आपके आने वाले जो जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें ये पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि देश के उत्तरी इलाकों के गांव में रहने वाला प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ये भी क्वेश्चन है कि ग्राम भोजक से आप क्या समझते हैं, या ग्राम भोजक किन्हें कहा जाता था। तो देश के उत्तरी इलाकों के गांवों में जो रहने वाले प्रधान व्यक्ति होते थे उनके क्या कहते थे, ग्राम भोजक कहते थे। यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ग्राम भोजक के पद पे कौन होता था, तो उस गांव में जिसके पास सबसे ज़्यादा जमीन है, जो सबसे बड़ा भूस्वामी है, वह ग्राम भोजक के पद पे होता था। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो ग्राम भोजक के अलावा अगर बात करें तो ग्राम भोजकों के अलावा और भी दूसरे स्वतंत्र किसान होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। हमने ऊपर देखा ग्राम भोजक के बारे में, अब देखते हैं गृहपति। तो गृहपति कहते थे, अब गृहपति कौन होते थे, जिनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। गृहपति में छोटे किसान होते थे। इनके अलावा कुछ ऐसे स्त्री पुरुष भी थे जिनके पास अपनी ज़मीन तो नहीं होती थी, अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास क्रमकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीवनी चलानी पड़ती थी। तो जैसे ग्राम भोजक की बात की तो ग्राम भोजक वो हुआ करते थे जिनके पास उस गांव में सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी। वहीं अगर गृहपति की बात करें तो वो छोटे किसान होते थे जिनके पास खुद की ज़मीन होती थी, वो गृहपति कहलाते थे। अतः बहुत से गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी रहते थे। जैसे कि हमारा टॉपिक ही था कि गांव में कौन रहते थे, तो हम देखें कि गांव में बड़े भूस्वामी रहते थे, छोटे किसान रहते थे, दास लोग भी रहते थे जो अपनी ज़मीन ना होने के बावजूद दूसरे के ज़मीन पे काम करे। साथ में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे जितने भी शिल्पकार होते थे वे सारे गांव में रहते थे। आइए, आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दूसरे टॉपिक की ओर देखते हैं, प्राचीनतम तमिल रचना। क्या है हमारा प्राचीनतम तमिल रचना, इस पे एक बार बात कर लेते हैं। तो तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। संगम साहित्य कहते हैं किसे, तो तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को। तमिल के जो पुरानी रचनाएं हैं उन्हें संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम क्यों कहा जाता है, तो इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। मदुरै के जो कवियों का सम्मेलन होता था उसमें इनका संकलन किया जाता था, इसलिए इनको संगम साहित्य नाम पड़ा। गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ऊपर जैसे हमने देखा ग्राम भोज देखा, आपका हमने बेलाल देखा, तो इन सारा जो ऊपर हमने देखा कि जितने भी गांव में रहने वाले लोगों का नाम ऊपर हमने देखा वो सारा संगम साहित्य में भी हमें मिलता है, जिससे ही हमें आसानी से पता लग पाता है कि उस समय की जो इतिहास थी वो कैसी होगी, लोगों की जो जीवन थी वो किस हिसाब से व्यतीत करते थे। तो ये सारे हमें संगम साहित्य से पता चलता है। इसके बाद जो हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सिक्के। तो सिक्कों पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पुराने आहत सिक्के थे। जो सबसे पुराना हमारा सिक्का है वो आहत सिक्का था जो करीब 500 साल पहले चले। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। क्वेश्चन पूछता है आहत सिक्के, पहले तो सबसे पुराने सिक्के कौन होते थे, आहत सिक्के किस चीज़ के होते थे, तो चांदी या तांबे के। जैसे हमने ऊपर देखा कि चांदी या तांबे के होते थे। और इन्हें आहत सिक्के क्यों कहते थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आहत सिक्के इसलिए कहते थे क्योंकि इन पर आहत करके बनाया जाता था। जैसे पंचमा कॉइन होता था, पंच करके बनाया जाता था। इसका नीचे चित्र भी मैंने रखा है, देखिए ये है आहत सिक्के।
आइए आहत सिक्के के बारे में थोड़ा और बातें कर लेते हैं कि आहत सिक्के क्या होते थे। तो आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि ये वर्गाकार गोल भी होते थे कभी कभी, लेकिन ये आयताकार भी होते थे। या तो ये धातु की चादर को काट कर या धातु के चपटे गोलियों से बनाए जाते थे। या तो ये धातुओं को काट कर या उनके चपटे गोलियों से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। जैसे मैंने कहा कि पंच करके आहत करके बनाए जाते थे, इसलिए यह आहत सिक्के कहलाए, क्योंकि इस पे ठप्पे करके उसे आहत करके बनाया जाता था, इसलिए इन सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया। इसके साथ ही यह सिक्के महाद्वीप के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए गए और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहा। तो ईसा की जो आरंभिक सदियां थी तब तक ये प्रचलन में रहा, लेकिन इसके बाद और भी कई तरीके के सिक्के हमें भारतवर्ष में देखने को मिला, जिसके बारे में भी हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आहत सिक्के क्या थे, क्यों उन्हें आहत सिक्के का नाम दिया गया, ये आपका क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बौद्ध साहित्य में जातक कथाओं से क्या संदेश मिलता है। बौद्ध साहित्य हमने पढ़ा है, पिछले चैप्टर में बौद्ध और जैन के बारे में हमने विस्तार में पढ़ा था। इसमें है कि बौद्ध साहित्य में जातक कथाओं से क्या संदेश मिलता है, तो इस पे बात करते हैं। तो जातकों के बारे में अगर बात करें तो ये आप सभी ने सुना होगा, ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। जातक की कहानियां उस समय के आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया है। बौद्ध भिक्षुओं की अगर हम कहानियां देखें तो उनमें भी इनका संकलन मिलता है। ऐसे भी बहुत सारे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर। तो अगर मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर की बात करें तो पहला जो पॉइंट है वो बात करते हैं कि मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। क्यों? क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम और पूर्व की ओर तथा दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। तो इन दो मुख्य प्रमुख रास्तों से होने के कारण जो मथुरा है ये सबसे महत्वपूर्ण नगर के रूप में बहुत समय तक रहा था। मथुरा के बारे में और बात करते हैं तो मथुरा शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालन शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों के बनाने का केंद्र था। तो मथुरा किस चीज़ का केंद्र था? तो यहाँ बेहतरीन मूर्तियाँ बनाई जाती थी और ये मूर्तियों बनाने का केंद्र के नाम से भी जाना जाता था। इसके साथ ही मथुरा नगर की बात करें तो करीब 2000 साल पहले मथुरा कृषकों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी था और मथुरा में बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी उपस्थित है। मथुरा कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और है भी। आज भी हम देखते हैं कि मथुरा कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिरों की भी उपस्थिति है। इसके साथ मथुरा में और क्या क्या है, तो मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। मथुरा में हमें अनेक अभिलेख मिले हैं, जिससे मथुरा के इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों और मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। तो इन अभिलेखों से हमें जो मथुरा के मठ और मंदिर के लिए जो दान दिया गया है उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है इन अभिलेखों से। शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार। राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। मंदिरों और मठों बनाने के लिए ये लोग दान देते थे। और मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले का भी उल्लेख मिलता है। इन अभिलेखों से पता चलता है कि मथुरा के जितने भी लोग थे, चाहे वो जिस भी व्यवसाय में थे, जब मठ या मंदिरों का निर्माण होता था तो वो इसमें दान देकर अपना योगदान निभाते थे। यहाँ पे एक वर्ग है श्रेणी। तो श्रेणी क्या है? तो शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अरिकामेडु की विशेषताएं देखते हैं। अरिकामेडु
हमारा बुक में टॉपिक है। और आगे देखते हैं अरिकामेडु के बारे में। तो अरिकामेडु जो पुडुचेरी में है, लगभग 2200 से 1900 साल पहले एक पतन मतलब बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा है, क्योंकि बंदरगाह था तो यहाँ सामान उतारे और चढ़ाए जाते थे, तो इसीलिए यहाँ ईंटों से बना एक गोदाम भी मिला है। कहाँ? अरिकामेडु में। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा क्या होता था? तो इसमें लिक्विड जैसे कि शराब और तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। एम्फोरा में दोनों तरफ से उसे पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे ताकि आसानी से उसे पकड़ा जा सके। साथ ही एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। लाल चमकदार बर्तन मिले जिसमें एरेटाइन जैसे मुहर लगा हुआ है। इन्हें इटली के शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। तो एरेटाइन को किस नाम से जाता है? तो इटली का एक शहर है एरेटाइन, उसके नाम से इस पात्र को जाना जाता है। तो हमने देखा ऊपर एम्फोरा के बारे में देखा कि एम्फोरा क्या था? तो तरल पदार्थों को लाने और ले जाने के लिए यूज़ किया जाता था, खास करके शराब और तेल। इसके साथ ही हमने एक एरेटाइन को देखा जिस पे लाल चमकदार मुहर लगा रहता था, वैसा एक बर्तन था जो कि इटली के शहर पे था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर साथ में बात करें तो साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं। अरिकामेडु से में छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई का पात्र रहे होंगे, क्योंकि ये पतन था, बंदरगाह था, तो यहाँ कपड़ों का रंगाई भी होता था। तो संभवतः ये कुंड कपड़ों की रंगाई के लिए यूज़ किया जाता था। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे शीशे भी बनाए जाते थे और बहुमूल्य पत्थरों से मनके वगैरह भी बनाए जाते थे। तो ये हमने देखा किसके बारे में? अरिकामेडु के बारे में। क्या देखा कि यहाँ एक पतन मिला है, मतलब बंदरगाह, जहाँ से एक गोदाम भी हमें मिले हैं, ईंटों का ढांचा जिसे गोदाम कहा गया है। इसके साथ एम्फोरा के बारे में भी जाना, एरेटाइन के बारे में भी जाना। साथ में यहाँ छोटे छोटे कुंड मिले हैं जिस पे कहा जा सकता है कि यहाँ कपड़ों की रंगाई का काम होता होगा। और यहाँ शीशे और मनके बनाने के पत्थरों का भी साक्ष्य मिला है। आगे बढ़ते हैं। रोम का इतिहास लास्ट देख लेते हैं। तो रोम का इतिहास। रोम यूरोप के सबसे पुराने शहर में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला था। अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले रोम पर शासन किया था। तो ये रोम के बारे में बातें थी। और भी आपके बुक में कुछ टॉपिक है, लेकिन जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा, जो नोट्स लगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए होनी चाहिए, वो सारे मैंने इस वीडियो में लाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।